So friends, today we're going to start with a new chapter, that is circulatory system. Okay? Circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है या क्या नहीं है, इसे समझने से पहले हम एक बात दिमाग में रखेंगे कि एक इंसान के अंदर बॉडी फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं, या एक इंसान के अंदर जो चीज़ें बह रही हैं ऊपर से नीचे वो कितने टाइप की हैं, या कितने प्रकार के जो फ्लूइड्स हैं वो एक बॉडी में फैले हुए हैं एक ह्यूमन बीइंग के। बेसिकली जनरली अगर मैं देखूं तो मेरी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अगर मैं दो डिविजन्स करती हूँ उनकी, एक है सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स बेसिकली वो फ्लूइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक जगह रुके नहीं रहते किसी ऑर्गन के अंदर स्टोर होके, बजाय उसके वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं वाया वेसल्स और विदाउट वेसल्स। वेयर एज अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो मेरे पास नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड्स भी हैं। नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, these fluids do not flow inside the body neither via vessels and nor anyhow, they are just being stored anywhere in our body and they are not being circulated। and हम इन fluids को जानते हैं। वो fluid जो हमारी knees joints में पाया जाता है, वो fluid जो हमारे backbone के जो vertebral column है उनके बीच में पाया जाता है, that fluid, वो fluid कभी बहेगा नहीं, ठीक है, इसीलिए उसे नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहा गया है। एंड वो फ्लूइड कौन सा होगा? साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। एक और फ्लूइड है जो हमारी आंख का, अगर जब आप एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फ्लूइड पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर एंड ये सारे। तो मैं एक और एग्जांपल अगर आपके लिए लिख दूं तो विट्रस ह्यूमर। So basically these two types of fluids are non-circulating and thereby they are not being circulated in our body neither via vessels or anyhow. Whereas if I am talking about the circulatory fluid, तो इसमें हमारी तीन कैटेगरीज आती हैं। पहला आता है ब्लड, जिसके बारे में आज हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इसी के दौरान समझाएंगे, ब्लड के दौरान। फिर आता है हमारा टिश्यू फ्लूइड, एंड फिर आता है हमारा लिम्फ। देखिए, अगर मैं इन तीनों की कैटेगरी को मैं आपको समझाऊं तो मैं बस एक शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करती हूँ या फिर एक शॉर्ट डेफिनेशन से आपके लिए स्टार्ट करती हूँ। ब्लड क्या है? ब्लड को डिफाइन करूँगी एज खून जो हमारी बॉडी में बहता है। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें जो ब्लड बहता है वो वेसल्स के अंदर बहता है। देयर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स विच आई विल लेट यू नो लेटर ऑन। अगर वो ब्लड एक वेसल में बह रहा है तो उसे बोलेंगे, या उस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे कि भाई इस ऑर्गेनिज्म में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये ऑर्गेनिज्म क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड ब्लड बह रहा है वो एक वेन में बह रहा है जो कि एक ट्यूब की तरह है और बंद है स्ट्रक्चर। वेयरएज दूसरी तरफ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है लेकिन दे डू नॉट नीड ब्लड वेसल्स एंड उनका खून बिना ब्लड वेसल्स के ओपनली फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच। तो अगर मैं देखूं कॉकरोच को तो वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल इन ऑर्डर टू मेक योर ब्लड फ्लो या मेक इट्स ब्लड फ्लो। इसीलिए दो टाइप के हम सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको अभी बता दिए कि एक होता है क्लोज्ड जो कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में है, एक होता है ओपन जहाँ पे कोई ब्लड वेसल का काम नहीं होता, ब्लड ऐसे ही ओपनली फ्लो करता है चेम्बर्स में, एंड उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वेयरएज टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है ये वहाँ पाए जाते हैं टिश्यू फ्लूइड। मैं आपको इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगी। एंड फिर आता है लिम्फ। लिम्फ इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द टिश्यू फ्लूइड ओनली and will be explaining or reading it out later. Now I'll be telling you the properties of blood. Blood की क्या properties होती हैं?
अगर जनरली मैं देखूं तो ब्लड हमें जो होता है वो कैसा दिखता है। बेसिकली ब्लड दो जगहों से निकाला जाता है, या फिर मैं आपको पहले वेसल्स बता देती हूँ कि ब्लड जो उन वेसल्स में बहता है हमारी बॉडी के अंदर, वो वेसल्स कौन सी होती हैं। जो वेसल्स के अंदर ब्लड बहता है वो होती हैं आर्टरीज, एंड दूसरी वेसल्स होती हैं वेन्स। और जहाँ ये दोनों जाके जंक्शन बना लेती हैं या एक जॉइंट बना लेती हैं, अगर मैं ऐसे करके दोनों को मिला दूँ, इस पॉइंट को, यहाँ पे जो ये दोनों होंगी ये अपने आप को मिक्स कर लेंगी, और अगर ये इतनी मोटी आ रही है यहाँ से और ये इतनी मोटी आ रही है यहाँ से, जब ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये एक फाइन स्ट्रक्चर बना लेंगी, जहाँ पे जाके ये पतली पतली एक कैपिलरी जैसा जंक्शन बना लेंगी। देयर बाय ये जो जंक्शन होगा जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं और अपने आप को नैरो कर लेती हैं, उस जंक्शन को बोलते हैं कैपिलरी स्टॉप, या फिर उन पॉइंट ऑफ वेन्स या आर्टरीज के बोलते हैं, क्या नाम है, कैपिलरीज। तो मैं कह सकती हूँ मेरा ब्लड तीन जगह से फ्लो करता है, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स, और तीसरा होता है कैपिलरीज। अब व्हाट डू यू मीन बाय आर्टरी? देखिए, हमारी बॉडी में दो तरीके से ब्लड फ्लो करता है। एक गंदा खून जिसे हम बोलते हैं, विच मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो। और दूसरा टाइप का ब्लड होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारी बॉडी के सेल्स को चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ऐसे बहेगा पूरी बॉडी में, ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से वापस आता है लंग्स में, ताकि लंग्स उसे प्योरीफाई कर दें, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है, और जो हमारा गंदा खून था फिर वो साफ हो जाता है। तो हम यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई जो हमारे लंग्स हैं उनका काम है ब्लड को प्योरीफाई या ऑक्सीजनेटेड करना, ठीक है, एक तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मेरा जो ऑक्सीजनेटेड खून है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और वो खून हमारी पूरी बॉडी में जाता है, तो वो जाएगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेन्स के थ्रू जाता है। तो वो जो वेन्स होती हैं उन वेन्स का या उन क्या नाम है नलियों का, नली का नाम होता है आर्टरीज, ठीक है। और दूसरी तरफ जो नलियाँ क्या नाम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और फिर वो लंग्स में ले जाएंगी ब्लड को ताकि वो ऑक्सीजनेटेड बन जाए, उन नलियों को या उन पाइप लाइन्स को बोलते हैं हम वेन्स। तो मैं एक चीज़ समझ गई, arteries carry oxygenated blood and whereas our veins carry deoxygenated blood. ठीक है, अब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमें पता चल गया कि वो आर्टरीज कैरी कर रही हैं। तो जब भी हमारी आर्टरी में से ब्लड निकाला जाएगा, एज द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, तो हमें वो रेड कलर का मिलेगा, यानी कि फ्रेशली रेड कलर मिलेगा। और अगर हम वेन्स में से कभी ब्लड निकालते हैं, जो कि नॉर्मली हमारा ब्लड वेन्स में से ही निकालते हैं क्योंकि वेन्स ज़्यादातर ऊपर ही पाई जाती हैं, तो जो वेन्स में से ब्लड निकलेगा वो थोड़ा डार्क कलर का होगा एज कम्पेयर टू द ब्लड ऑफ आर्टरीज। ठीक है, तो मैं ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि हमारी आर्टरीज क्या होती हैं और हमारी वेन्स क्या होती हैं। तो यहाँ मैं आपको इसकी पहली तो मैं कह सकती हूँ ये बात कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है दैट इज़ ऑल्सो बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी फ्रॉम द अनदर पार्ट। तो एक फंक्शन ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन में कि हमारा डाइजेस्टेड फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एज यू ऑल नो कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे नेजल चैम्बर से लेकर जा रही है लंग्स में, एंड देन फ्रॉम देयर इट हैज़ टू बी सर्कुलेटेड एवरीवेयर। तो वो ब्लड में जाके घुल जाती है ऑक्सीजन, एंड ब्लड तो हमारी हर जगह ट्रांसपोर्ट पहुंचा ही देता है, हमारा जितना भी सामान होता है तो वो हमारे सामान को ठीक जगह पहुंचा देगा, एंड देन yes the transformation will take place, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देन व्हाट एल्स, देन एक और चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी नीडेड है। अब हमारी बॉडी वेसल्स जो कि जिन्हें ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई वन ऑर्गन जिसके अंदर हमारे पहले हमने ऑक्सीजन पहुंचा दी थी, ठीक है, इसने रेस्पायर कर लिया. नाउ व्हाट इट विल डू, अब इसको ऑक्सीजन बेसिकली इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगी, ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है हमारे टिश्यूज़ में जो जिन्होंने क्या नाम है जिनके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, अब वो टिश्यूज़ बाहर फेंकेंगे ब्लड वेसल में अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और उन ब्लड वेसल से ले लेंगे ऑक्सीजन, ठीक है. और अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये जाएगी तुम्हारे लंग्स में, ठीक है, ताकि बाहर नेजल चैम्बर से बाहर फेंक दी जाए, ठीक है. अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स. ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, बेसिकली जो हमारे हार्मोन्स हैं वो भी हमारी एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट में जाते हैं, ठीक है. अब बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दो तरीके के हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. जो एक वो ग्लैंड्स जिन्हें ब्लड वेसल चाहिए होती है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दें, ठीक है. दूसरे ग्लैंड्स होते हैं कि जिन्हें ब्लड वेसल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही फैला देते हैं वो, और जब जाना होता है जो हार्मोन वो वहाँ चला जाता है. लेकिन वो एंडोक्राइन सिस्टम जिन्हें ब्लड वेसल्स की ज़रूरत होती है वो क्या काम करते हैं, वो अपना हार्मोन एक डक्ट की तरह डक्ट में भेजेंगे, वो डक्ट पहुँचाएगी, मान लो ये रहा दूसरा ऑर्गन यहाँ तक, तो वो जो डक्ट है दैट इज़ अवर ब्लड वेसल जिसके अंदर खून बह रहा है. तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय द ब्लड एक और चीज़ में हेल्प करता है, दैट इज़ इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स. एंड विच हार्मोन्स, बेसिकली द हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जिन्हें हमें ब्लड वेसल्स की ज़रूरत थी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. अब तीसरा जो हमारा बेसिकली मैंने जो दूसरा हमने प्रोटेक्शन वाला लिखा था उसमें हमारी बॉडी या फिर मैं बोलूँ तो ब्लड हमारा कैसे प्रोटेक्ट करता है हमें. बेसिकली हमें याद है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था WBC, जो कि अमीबॉइड मूवमेंट करता है और प्रोटेक्शन करता है. कैसे? बाय एनगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल या फिर बाय एनगल्फिंग द बैक्टीरिया, ठीक है. आप मेरी पिछली वीडियो रेफर कर सकते हैं इस चीज़ को देखने के लिए. तो अगर मैं देखूँ प्रोटेक्शन, तो ब्लड में WBC है एंड WBC प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, तो मैं कह सकती हूँ इनडायरेक्टली ब्लड इज़ हेल्पिंग इन द प्रोटेक्शन. तो मैं WBC ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग या फिर एनगल्फिंग द फॉरेन मटेरियल या फिर द फॉरेन अनवांटेड बैक्टीरिया या फिर जो भी है जो हमें हार्मफुल कर रहा है, तो द फॉरेन बॉडी, ठीक है. दूसरा हमारा ब्लड एंटी टॉक्सिन्स निकालता है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाता है. अगर बाहर से कोई एजेंट आ रहा है हमारी बॉडी में अटैक करने, उसे बोलते हैं एंटीजन, जो बाहर से आ रहा है. और जो हमारी बॉडी उसको मारने के लिए या एक वॉर प्रिपेयर करेगी तो वो होगा एंटीबॉडी, ठीक है. वो एंटीबॉडी विल एक्ट अपॉन एंटीजन इन ऑर्डर टू किल इट. तो ये हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं. सो ब्लड ऑल्सो प्रोड्यूसेस, मैं कह सकती हूँ प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, ठीक है, या फिर एंटी टॉक्सिन्स. अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन डल गया है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमारी ब्लड कंट्रोल करने के लिए उस टॉक्सिन को कोशिश करता है कि वो एंटी टॉक्सिन भी निकाले. तो एंटीबॉडीज़ एंड एंटी टॉक्सिन, ठीक है, एंटी टॉक्सिन. तो यहाँ पे हमने फंक्शंस भी पढ़ लिए ब्लड के, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं ब्लड की कंपोजिशन, कि ब्लड बना किस किस चीज़ से होता है. तो हम देखते हैं. नाउ मैं आपके सामने बात कर रही थी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पे मैंने एक आपके लिए टेबल बनाई हुई है बेसिकली, जो कि आपको बताएगी कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है. अब सो फ्रेंड्स, आई वाज टेलिंग यू कि जो ब्लड होता है उसमें बेसिकली दो चीज़ें अगर अलग से होती हैं, वो होती हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ब्लड. एक होता है प्लाज्मा पार्ट और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स. प्लाज्मा पार्ट जो होता है ये हम बोलते हैं इसे लिक्विड पार्ट, ठीक है. जो ब्लड में लिक्विड होता है ना, बेसिकली जो क्या नाम है वाटरी सा सब्सटेंस होता है ब्लड में. अब ब्लड गीला सूखा तो होता नहीं है, गीला होता है. तो वो गीला इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें प्लाज्मा होता है, जिसे ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक. अब हम बात करते हैं जो उसके अंदर एक तरीके से
जो लिक्विड मटेरियल नहीं होता, जो कि ग्रैनुलर मटेरियल होता है, उन्हें बोलते हैं ब्लड कॉर्प्यूसेल्स. ब्लड कॉर्प्यूसेल्स आर द पार्ट्स which are lying inside the blood vessels but are not in a liquid form. They are present as the cells. ठीक है, तो वो जो ब्लड कॉर्प्यूसेल्स होंगे वो सेल के प्रेजेंस में होंगे, वो सेल की तरीके से होंगे. एंड हमने पढ़े थे कल भी, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं सेल वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, उसमें मैंने पढ़ाया था ब्लड में दो टाइप के सेल्स होते हैं. ठीक है, अब बेसिकली जो ब्लड कॉर्प्यूसेल्स हैं उसमें होगा एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट. मैंने आपको साइट का मतलब बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ. साइट का मतलब होता है सेल, एंड एरिथ्रो मीन्स रेड. ठीक है, तो ये जो रेड और ये जो सेल है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं रेड ब्लड सेल, क्योंकि ये ब्लड में प्रेजेंट है. तो वो सेल जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, जो कि ब्लड कॉर्प्यूसेल का एक हिस्सा होगा. अगर मैं इसे एक ब्लड वेसल मान लूँ, तो इसमें कुछ ब्लड कॉर्प्यूसेल्स होंगे, बाकी इसमें लिक्विड होगा. तो ये जो लिक्विड होगा ये होगा प्लाज्मा, और ये जो कॉर्प्यूसेल्स देख रहे हैं आप, ये होंगे मेरे सेल्स. एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ होती है जिसमें मैं बोलूँगी प्लेटलेट्स. ठीक है, और ये सेल्स दो तरीके के होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. तो बेसिकली ये तरीका होता है हमारे ब्लड में. तो अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं पढ़ा रही हूँ एरिथ्रोसाइट. ठीक है, जो कि है रेड ब्लड सेल. फिर आते हैं हमारे ल्यूकोसाइट. ल्यूको मीन्स वाइट, एंड देयर बाय दीज आर नोन एज वाइट ब्लड सेल्स. ल्यूको मीन्स वाइट एंड साइट मीन्स सेल. तो दीज सेल्स आर नोन एज, और दे हैव गॉट अ नेम, वाइट ब्लड सेल. फिर आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं प्लेटलेट्स. कहते हैं ना, जब हमें डेंगू वगैरह हो जाता है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, तो उनसे हमें दिक्कत होती है. तो वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी खून में कमी हो रही है. भाई खून में क्यों कमी हो रही है? क्योंकि जो थ्रोम्बोसाइट है, जो कि प्लेटलेट है, वो ब्लड का ही एक पार्ट है, ब्लड का ही एक हिस्सा है, इसीलिए वो बोला जाता है. अब मैं एक एक करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा बहुत अगर आपको बता दूँ, तो रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, कैसी शेप के होते हैं? अगर मैं बोलूँ तो रेड ब्लड सेल कल हमने पढ़ा था, वो होते हैं बाइकॉनकेव शेप. मैं अगर उसका साइड विजन बनाती हूँ तो वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर. एंड यू बेटर नो कि क्यों इनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है, सो दैट दे कैन ईजिली पास थ्रू द ब्लड वेसल्स. ठीक है, ताकि वो ब्लड वेसल में से बिना किसी घिसराव के या फ्रिक्शन की ईजिली फ्लो कर पाए. इसीलिए एक और चीज़, वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है? दे आर अमीबॉइड शेप. इन ऑर्डर टू गेट रिलीज आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल, इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट और एनगल्फ द मटीरियल, जो भी उसे खाना था. अगर ये ब्लड वेसल है, सी आई विल शो यू वन थिंग. अगर ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल है, जो मेरे WBCs एक्टिवेट हो जाएंगे और उन्हें ये बाहर निकलना पड़ेगा. तो एक प्रोसेस होता है, मैं आपको अभी बताऊंगी वो प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको निकलने को. तो दे हैव टू स्क्वीज आउट थ्रू द ब्लड वेसल्स, एंड देयरफॉर फॉर दिस मूवमेंट दे नीड एन अमीबॉइड शेप स्ट्रक्चर, ताकि वो अमीबा की तरह सीडोपोडिया से आगे जाएं और डाइजेस्ट कर लें. ठीक है, इसको डाइजेस्ट कर लें या एनगल्फ कर लें. देयरफॉर इनका स्ट्रक्चर वैसा है, अमीबॉइड शेप का है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ प्लेटलेट्स की, कि वो प्लेटलेट्स कैसे दिखते हैं, तो प्लेटलेट्स होते हैं इरेगुलर इन शेप. तो मैं अगर यहाँ पे इसकी अमीबा की शेप बना दे दूँ, सॉरी वाइट ब्लड सेल की, तो दे आर अमीबॉइड शेप. प्लेटलेट्स की बात करूँ तो प्लेटलेट्स होते हैं इरेगुलर सी शेप के, दे डोंट हैव एनी परफेक्ट स्ट्रक्चर और शेप. ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो मेरे ऑक्सीजन कैरियर होते हैं. ठीक है, दे कैरी ऑक्सीजन एंड देयर फंक्शन इज दिस ओनली, कि दे आर जस्ट ऑक्सीजन कैरियर. अब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि ये ऑक्सीजन कैसे जाके ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब क्यों रेड ब्लड सेल में होती है, या फिर क्यों सिर्फ रेड ब्लड सेल ही उसे अपने पास बिठा के रखता है कि मैं ही लेकर जाऊंगा तेरी ऑक्सीजन को. वाइट ब्लड सेल भी है, प्लेटलेट्स है, क्यों वहाँ जाके ऑक्सीजन नहीं बैठ जाती? बिकॉज एक हमारे रेड ब्लड के सेल के पास ना एक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है,
वो कैरेक्टरिस्टिक चीज क्या है? रेड ब्लड सेल ये रहा, ठीक है। देखिए हर सेल के, जब मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बताया था, जब मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था एक सेल के पास न्यूक्लियस अवश्य होगा क्योंकि उसे डिवीजन के लिए चाहिए होता है। लेकिन आरबीसीज जब वो छोटे होते हैं और अपने आप को डिवाइड कर लिया छोटेपन पे ही, अब वो डिवाइड होके बड़े हुए, ठीक है। अब जब ये बड़ी या मैच्योर स्टेट पे आ जाते हैं तो ये अपना डिवीजन छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें फंक्शन करना होता है। एंड तब उस समय ये अपनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को लूज़ करते हैं। वो लूज़ क्या करते हैं? न्यूक्लियस। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आरबीसीज जो कि मैच्योर आरबीसीज हैं वो अपना न्यूक्लियस लूज़ कर देते हैं एंड आर दस नोन एज ई न्यूक्लिएटेड। ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं just because they don't contain nucleus as they are matured। क्यों इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता या क्यों? क्योंकि हर चीज़ लाइफ में या कभी भी आप देखेंगे तो वो चाहेगी कि भाई जो मेरा काम है सबसे पहले मैं उसको करूँगा, जो बाकी का मटेरियल है अगर मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए तो आई विल मूव दैट अपार्ट। तो इसके पास अगर ये न्यूक्लियस मान लो, अगर मैं इसको न्यूक्लियस मानूँ, ठीक है। अब पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पास एक प्रोटीन होता है। इस रेड ब्लड सेल के पास एक प्रोटीन होता है, मान लो ये रहा मेरा प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये जो प्रोटीन है ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है क्या नहीं, टर्शरी मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आप बस इतना समझिए, अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप जो कि आयरन कंटेनिंग होता है। ये हीम ग्रुप इसमें आयरन होता है, ठीक है। आयरन वो लोहा नहीं बट नॉर्मल जो आयरन होता है Fe, ठीक है। तो ये आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप होता है, आयरन कंटेनिंग। एंड ये जो ग्लोबिन होता है ये इसका प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप एंड ग्लोबिन जो कि इसका एक प्रोटीन पार्ट है। ये प्रोटीन और आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप ये दोनों मिलाकर बनाते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन मेरा रिसाइड करता है या बैठता है मेरे आरबीसी में जाके। एंड दिस हीमोग्लोबिन हैज़ अ कैपेसिटी टू अट्रैक्ट और टू कैच द ऑक्सीजन और उसे अपने पास बिठा ले। तो ये हीमोग्लोबिन जाके बैठता है आरबीसी में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आरबीसी हैज़ अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और टू रिसाइड द ऑक्सीजन इनसाइड इट्स बॉडी, ठीक है। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आई यूज समथिंग एल्स। मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पहले आ रहे थे, मान लो जब ये था मेरा न्यूक्लियस प्रेजेंट था, मान लो ये इतने इस हीम ग्रुप की वजह से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 8 मॉलिक्यूल्स आ गए मेरे ऑक्सीजन के, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बस समझा रही हूँ कि इसके पास क्यों न्यूक्लियस नहीं होता। तो अब इसने जगह घेरी हुई है मेरे न्यूक्लियस ने, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आए क्योंकि भाई मेरा फंक्शन वही है, आई हैव टू ट्रांसपोर्ट मोर एंड मोर ऑक्सीजन टू द सेल्स। तो वाई टू वेस्ट टाइम और वाई टू वेस्ट द स्पेस। तो इस वजह से ये जब मैच्योर हो जाता है और अपना फंक्शन करने लगता है, इट रिमूव्स इट्स न्यूक्लियस एंड अलाउ अदर oxygen particles to come inside and propagates its function, ठीक है। This is the reason behind कि क्यों ये E-nucleated होता है। एंड अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल आपको बोलूँ तो इसकी लाइफ साइकिल होती है 120 डेज। 120 डेज तक ये जिंदा रहता है। कौन? हमारा आरबीसी, ठीक है। और हाँ, ये कहाँ बनता है? हमारी जो बोन मैरो होती है, लॉन्ग हड्डियाँ होती हैं, उनके अंदर जो जगह होती है ये वहाँ बनता है, जनरेट होता है, ठीक है। और हमारा लिवर में या स्प्लीन में जाके ये जब खराब होने लगता है तो ये वहाँ चला जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्या होता है, जो इसका आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है ना, वो तो हमारी बॉडी स्टोर करके रख लेती है,
ठीक है, क्योंकि पूरा रेड ब्लड सेल अगर जा रहा है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कंटेनिंग पार्ट भी है, तो ये जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है ये ज़रूरत का है, तो हमारी बॉडी इसको बचा के रख लेती है, बाकी सारा डिस्ट्रॉय होने देती है, एंड फिर ये बिलीरुबिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। इतना मत समझिए, बस जो इम्पोर्टेंट बात थी वो यही थी कि 120 डेज तक बनता है, और कहाँ बनता है, जिंदा रहता है, और कहाँ बनता कहाँ है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग बोन मैरो, और डिस्ट्रक्शन कहाँ होती है, लिवर या स्प्लीन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट की, जो कि है वाइट ब्लड सेल। बेसिकली ये कुछ वीक्स तक जिंदा रहते हैं, हमारे 2 या 3 वीक्स तक जिंदा रहते हैं वाइट ब्लड सेल, एंड मैं इसका फंक्शन आपको बता चुकी हूँ। मैं अगर वाइट ब्लड सेल को फर्दर और क्लासीफाई करूँ तो वाइट ब्लड सेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरे होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, यानी कि वो वाइट ब्लड सेल जिनके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ग्रैनुअल जैसा प्रेजेंट होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो ग्रैनुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा और लोब्स वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो लोब स्ट्रक्चर होगा। मान लो अगर ये न्यूक्लियस है तो कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं था, बट वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस है और वो लोब स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और वो 2 तरीके से प्रेजेंट होता है, एक ग्रैनुलेटेड साइट में और दूसरा ए ग्रैनुलेटेड, यानी कि वो न्यूक्लियस जिसमें जहाँ पे ग्रैन्यूल्स थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने नहीं होंगे। ठीक है, ए मतलब नहीं, तो ए ग्रैनुलोसाइट्स वो सेल या फिर वो वाइट ब्लड सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस क्या नाम है, ग्रैनुल्स के साथ प्रेजेंट नहीं होगा। Whereas granulocytes are those white blood cell जिनके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो दाने के साथ प्रेजेंट होगा, ग्रैनुअल्स के साथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैंने इसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। ग्रैनुलोसाइट्स में 3 सेल आते हैं, आप इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी फॉर्म बनाई है, नेब, NEB। ठीक है, तो N स्टैंड्स फॉर neutrophils, then E stands for eosinophils, B stands for basophils। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils, basophils। ए ग्रैनुलोसाइट्स में होते हैं ML, मोनोसाइट्स एंड देन आते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होते हैं और क्या ग्रैनुअल्स वगैरह इसके अंदर होते हैं वो हम समझ। तो हम बात कर रहे थे अब हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। जो ये न्यूट्रोफिल्स होता है इसका बेसिकली हम ना इनको देखने के लिए, जब हम ये देखते हैं तो हम इसे क्या नाम है, एक ड्रॉप डाल देते हैं किसी डाई की या किसी कलर की। तो ये जो है हमारा न्यूट्रोफिल्स, ये इसमें हम डालते हैं न्यूट्रल डाई। ठीक है, न्यूट्रल डाई जो स्टेन होगा वो न्यूट्रल होगा। फिर हम डालेंगे इओसिनोफिल्स को देखने के लिए हम इसे डालते हैं एसिडिक डाई, और फिर बेसोफिल्स के लिए बेसिक डाई कुछ नहीं, जब हम ये स्टेन करेंगे या देखना चाहेंगे तो पहले उसे माइक्रोस्कोप के अंदर लगाने से पहले हम इस पे कलर डाल देते हैं। तो ये जो कलर होगा वो न्यूट्रल डाई होगा न्यूट्रोफिल्स के केस में, एसिडिक होगा इओसिनोफिल्स के, बेसिक डाई होगा बेसोफिल्स में। अब इनके जो हम फॉर्मेशन कहाँ होती है इनकी, इन सब की फॉर्मेशन जो होती है वो बोन मैरो में होती है। जो जैसे RBC बन रहे थे ना बोन मैरो में, सेम उसी तरीके से ये सारे के सारे WBC, सारे टाइप्स के WBC बोन मैरो में जाके बनेंगे। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसका बेसिक जो काम है वो क्या है, हमें ये फेगोसाइटोसिस में मदद करता है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जो नॉर्मल प्रोसीजर था WBC का आना, इंजेस्ट करना। ठीक है, अब देखिए अगर ये मेरी ब्लड वेसल है, यहाँ वो पार्ट जर्म है और यहाँ से अगर वो स्क्वीज करके बाहर निकल रहा है मेरा WBC, तो इस
स्क्वीजिंग प्रोसेस को मैं बोलती हूँ डायापेडेसिस, ठीक है, डायापेडेसिस इस स्क्वीजिंग के प्रोसेस को। और एनगल्फिंग के प्रोसेस को मैं बोलूंगी फेगोसाइटोसिस, ठीक है। दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक जब ये स्क्वीज करके ब्लड वेसल से बाहर आ रहा है उसे बोलते हैं डायपेटिसिस, एंड जब ये एनगल्फ कर रहा है इस बैक्टीरिया को तो उसे बोलते हैं हमें फेगोसाइटोसिस। तो जनरली ये जो फेगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस है वो हमारे न्यूट्रोफिल्स कर देता है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इओसिनोफिल्स क्या काम करता है, अगर हमें कोई एलर्जी हो गई, ठीक है, या फिर कुछ हो गया तो उस समय में इओसिनोफिल्स एक्ट करेगा, वो वाला WBC। जब एलर्जिक कुछ बाहर से एलर्जिक वैसी चीज़ें होती हैं तो उनसे बचाने के लिए हमारा इओसिनोफिल काम करता है। फिर आता है हमारा बेसोफिल, वो क्या काम करता है, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना बॉडी में, तो अब हमें कोई इन्फेक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, राइट। अब वो कैसे हो रही है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे यहाँ चोट लग गई है, चींटी काट गई है, कुछ भी हो गया, तो वो एरिया स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि WBCs उस पर, अब वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो WBC है बेसोफिल नाम के, वो एक क्या नाम है एंजाइम या हार्मोन एंजाइम रिलीज करते हैं, वो होता है हिस्टामिन। उस हिस्टामिन की वजह से क्या काम होता है, वो इन्फ्लेमेशन कर देते हैं ताकि इंसान को या ह्यूमन बीइंग को पता चले कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जस्ट नोटिस दैट एंड जस्ट मेक ओवर इट। तो इस वजह से वो हिस्टामिन निकालते हैं बेसोफिल ताकि इन्फ्लेमेशन हो जाए एंड पर्सन गेट्स टू नो कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, ये हेपेरिन भी निकालते हैं। हेपेरिन क्या होता है, और सेरोटोनिन भी। मैं इसका फंक्शन वैसे बाद में समझाना चाह रही थी, लेकिन मैं हेपेरिन का बता देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय हेपेरिन? हेपेरिन एक वो टाइप का लिक्विड है, एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी में, अब मैं आपको वो जब ब्लड क्लॉटिंग में आपको समझाऊंगी, मैं आपका उसका फंक्शन तब बता देती हूँ, ठीक है। बाकी आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि इन तीनों का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। जो बेसोफिल्स हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन, ये तीनों रिलीज़ करने में मदद करते हैं एंड ऑफ कोर्स हमारा इन्फ्लेमेशन जो होता है वो निकालते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन करने में हेल्प करते हैं। अब मैं क्लियर अगर मैं करूँ या फिर कंटेंटली बोलूँ मैं आपको, तो बेसिकली WBC का काम क्या होगा। सबसे पहले जो WBC का काम है वो प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन कैसे करेगा, फेगोसाइटोसिस करके, ठीक है, डायपेटिसिस करेगा एंड देन फेगोसाइटोसिस। फिर उसका काम होगा इन्फ्लेमेशन, अगर चाहिए हमारी बॉडी को या फिर जो भी है कुछ हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन। एंड थर्ड अगर मैं देखूँ तो उसका फंक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, जो कि मेनली लिम्फोसाइट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते। तो मैं आपको बता रही थी कि लिम्फोसाइट का काम क्या होता है। तो हमारा जो ये जो लिम्फोसाइट है उसका काम है कि एंटीबॉडीज़ को बनाना है। एंटीबॉडीज़ मैंने आपको कहा था हमारा जो ब्लड है वो एंटीबॉडीज़ भी बना लेता है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारा लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। तो मैं इसका फंक्शन देखूँ तो वही प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब मैं अगर मोनोसाइट की बात करती हूँ तो मोनोसाइट क्या काम करता है, मोनोसाइट का काम है जर्म्स, जो जर्म्स होते हैं नॉर्मल बाहर जो जर्म्स आ जाते हैं हमारी बॉडी में, यहाँ पे बाहर इतने सारे जर्म्स हैं तो उन पर एक्ट करता है ये, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये सारे के सारे WBCs किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, इन प्रोटेक्शन। तो देयर बाय ये WBC का पूरा कंप्लीटली जो काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया था कि ये ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट के बेसिस पे थे, तो मैंने बताया था इसमें लोब्ड शेप न्यूक्लियस होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के केस में ये जो स्ट्रक्चर होता है ये 2 to 7 लोब्स का होता है। मैं अगर बना दूं तो ये लोब्स हैं, 2 से 7 लोब्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रैनुलेटेड है, ठीक है। मैं अगर इओसिनोफिल्स का बनाऊं तो इसमें होते हैं 2 लोब्स, ऐसे स्ट्रक्चर, एक ये भी ग्रैनुलेटेड। फिर मैं अगर बेसोफिल्स की बात करूं, ठीक है, I don't have space here. I hope you people are just
मार्किंग द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर कॉपी। एंड नाउ बेसोफिल की मैं बात कर रही हूँ तो इसमें 2 to 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं 3 लोब्स को डिफाइन कर रही हूँ तो दीज आर ऑल्सो ग्रैनुलेटेड, ठीक है, 3 लोब स्ट्रक्चर। अब मैं मोनोसाइट की बात करूँ तो जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं वो बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं, बट उनमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो बाइलोब्ड नॉन ग्रैनुलेटेड स्ट्रक्चर्स। और मैं अगर लिम्फोसाइट की बात करूं तो हाँ, इसमें थोड़े और ट्रांसक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली जो लोब्स होते हैं वो किडनी शेप्ड लोब्स होते हैं, ठीक है। मैं अगर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का इसका लोब होगा जो न्यूक्लियस होगा, किडनी शेप्ड, ठीक है। एंड दीज आर, वी नो, these are granulated and these are agranulated. I have already explained you the functions and all the things primarily. Now अगर मैं आपको बताऊं कि भाई हमारा जो प्लेटलेट्स है उसमें भी कुछ चीज़ें कॉम्पोजिशंस होती हैं। बेसिकली ये जो कॉम्पोजिशन है जनरली 11th क्लास में काफ़ी डिटेल में होती है, बट मैं अगर अभी से आपको प्रिपेयर करवा देती हूँ तो आप देख लीजिए इसके कुछ फॉर्मेशन इस प्रकार से हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक चार्ट जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्लाज्मा जो होता है हमारी बॉडी में, जो कि मैंने आपको बताया था लिक्विड वाला पार्ट हमारी बॉडी में, क्योंकि ब्लड कॉर्पसेल्स वाले पार्ट्स में तो हमारे ये सब आ गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्लेटलेट्स जो थे हमारे वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। मैं आपको इसीलिए अभी तब नहीं समझाया था क्योंकि उसका लिंक प्लाज्मा के साथ है। प्लाज्मा और ब्लड प्लेटलेट्स दोनों किस तरीके से हमारे जब खून बह जाता है और फिर वो रुकता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, उसमें हेल्प करते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा की फ्रेंड्स। तो प्लाज्मा में हमारा 90 to 92% पानी होता है, इसीलिए इसे लिक्विड पार्ट बोला जाता है। एंड फिर 2 to 3% होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। कहीं अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड की बात नहीं है, ये 11th स्टैंडर्ड में दिया होगा आप लोगों को जब आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं 10th स्टैंडर्ड में आपको बस डीपली इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि प्लाज्मा बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो प्रोटीन है फिब्रिनोजेन, ये जब मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगी ना तब आप इसका इंपॉर्टेंस जब जान पाएंगे। तो ये जो फिब्रिनोजेन है ये हेल्प करेगा आपको ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। और ये जो ग्लोब्यूलिन है ये एक प्रोटीन है जो खुद एंटीबॉडी की तरह काम करता है, ठीक है। कोई बाहर से जम आया तो ये इसको ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं प्रोड्यूस करूँ एंटीबॉडी, ये खुद एंटीबॉडी की तरह काम करेगा एंड फाइट करेगा। लास्ट में जो हमारा फर्स्ट था एल्ब्यूमिन हमारा मेंटेन करके रखता है ब्लड वॉल्यूम, कि भाई खून की जो वॉल्यूम है उसमें पानी ज़्यादा ना हो जाए या सेल ज़्यादा ना हो जाए, तो ये एल्ब्यूमिन वाला जो प्रोटीन है ये उस चीज़ में हेल्प करता है। नाउ 1% ये सॉल्ट जो होता है हमारा 1% होता है, ठीक है, 1% बाय वॉल्यूम। सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सॉल्ट्स होते हैं हमारे प्लाज्मा में। एंड देन अदर कंपाउंड्स, ऑफ कोर्स फूड, एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड देन योर गैसेस। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली थी कि एक ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह में सॉरी, और वो ब्लड में घुल के जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हुई मैं आपको पहले ही बता चुकी थी जब मैंने आपको टेबल बनाया था और तब दिखाया था कि ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल का होता है, हार्मोन्स का होता है, गैसेस का होता है, फूड का होता है। तो ये वो अदर कंपाउंड्स प्लाज्मा स्टेट में है, ठीक है, जो कि ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल में। नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू व्हाट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये जो फिब्रिनोजेन है प्लाज्मा का पार्ट, ये हेल्प करेगा कोएगुलेशन में, यानी जमना। ब्लड जैसे जब जख्म बन जाता है, जैसे चोट लगती है, तो क्या खून बहता रहता है? नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बहता है और फिर उसके बाद वो जम जाता है, ठीक है। अब मैं वही आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से बनता है और वो क्यों बनना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये तो आप समझ ही गए होंगे कि वो क्यों बनना ज़रूरी है। अगर वो ब्लड बहता रहेगा तो अ पर्सन कैन डाई, एंड देयरफॉर आवर बॉडी हैज़ अ कैपेसिटी टू कोएगुलेट दैट ब्लड, ठीक है।
एंड वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? फर्स्ट इज प्लेटिलेट्स ऑफ कोर्स एंड सेकंड इज प्लाज्मा। इन दोनों के कंबाइन एक्शन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो जम जाता है, जिसे बोलते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। लेट मी शो यू अ परफेक्ट डायग्राम, या फिर मैं एक बोलूँ एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वो इस तरीके का कुछ दिखे। सो फ्रेंड, here is the full flow chart type diagram जहाँ पे मेन रिएक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग, हमारा जब ब्लड क्लॉट होता है या खून जमता है तो उसमें जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो इस प्रकार होती हैं। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन। सी, यहाँ पे क्या होता है, पहला स्टेज जो होता है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे चोट लग गई, ठीक है, वहाँ पे इंजर्ड सेल्स होंगे, ठीक है, और वहाँ पे हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि खून बह रहा है तो ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं या फिर मैं बोलूँ इंजर्ड सेल्स या टिश्यूज़ जो होते हैं, ये रिलीज़ करेंगे। क्या रिलीज़ कर रहे हैं ये? एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक क्या नाम है, एंजाइम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको रिलीज़ कर रहे हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक और नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है या फिर जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ठीक है, इसको हम एक्स फैक्टर बोलते हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो कि रिलीज़ किया गया है उन ब्लड प्लेटलेट्स ने ये रिलीज़ किया है, ये कैल्शियम की मदद से, कैल्शियम आयंस जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स क्या नाम है, ब्लड प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते थे ना, उन कैल्शियम आयंस की मदद से ये क्या करेगा, हमारे जो क्या नाम है प्लाज्मा था, ठीक है, प्लाज्मा में प्रेजेंट था एक इनएक्टिव स्टेट में एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का एंजाइम, ठीक है। तो थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या काम किया, कैल्शियम के साथ अटैचमेंट की, कैल्शियम की मदद से एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, इस कॉम्प्लेक्स ने जाके एक्ट किया प्रोथ्रोम्बिन पे, प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट था उस प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट किया। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिवेट स्टेज में था, ऑफ स्टेट में था, अब इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से, या मैं सच में बोलूँ तो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस की मदद से ये प्रोथ्रोम्बिन विल बी ट्रांसफॉर्म टू एक्टिव स्टेट विच इज थ्रोम्बिन, ठीक है, इतना समझ आया। नाउ दिस एक्टिव स्टेट ऑफ थ्रोम्बिन ये क्या काम करेगा, फिब्रिनोजिन, हमारी बॉडी के प्लाज्मा में फिब्रिनोजिन जो प्रेजेंट था, मैंने आपको जो फ्लो चार्ट बनवाया था अभी इससे पिछले डायग्राम में, तो वो जो फिब्रिनोजिन था वो सॉल्युबल था, घुल जाता है, वो प्लाज्मा में भी घुले हुए स्टेट में प्रेजेंट था। अब ये फिब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन क्या काम करेगा, थ्रोम्बिन एज अ एंजाइम एक्ट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन था ऑफ स्टेट में, ऑन स्टेट में हुआ तो वो एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है, ये एंजाइम जाके एक्ट करेगा फिब्रिनोजिन पे जो कि सॉल्युबल है और उसे इनसॉल्युबल बना देगा कि भाई तू सॉल्युबल मत बन, इनसॉल्युबल बनाएगा। जैसे ही इनसॉल्युबल बना, ये फिब्रिनोजिन से बन जाएगा फिब्रिन जो कि होता है इनसॉल्युबल स्टेट। अब ये क्या करेगा, ये जो सॉल्युबल से इनसॉल्युबल बना, ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, फाइबर्स का, फिब्रिन जो है मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और जो आरबीसीज बह रहे थे, खून बह रहा था, वहाँ जहाँ चोट लगी है, मान लो इस हिस्से में अगर चोट लगी है और यहाँ पे मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया इन सब प्रोसेस के बाद, तो ये जो अब आरबीसीज बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे इस मैश में, ट्रैप, एंड देयरफॉर वहाँ पे क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो हम दोबारा अगर मैं रिपीट करूँ तो जहाँ चोट लगी थी वहाँ के प्लेटलेट्स, ठीक है, वो रिलीज करेंगे अपने अंदर से थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर हमारे ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा था वहाँ पे एक प्रेजेंट थी चीज़ प्रोथ्रोम्बिन, इनएक्टिवली बैठा था, एक्टिव बनते ही वो थ्रोम्बिन बन गया और अब वो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। जब वो एंजाइम है तो किसी न किसी चीज़ पे जाके एक्ट करेगा, वो जिस चीज़ पे जाके एक्ट करता है वो है फिब्रिनोजिन,
जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट था, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट था ना। तो ये फिब्रिनोजिन ये फिब्रिनोजिन सॉल्युबल है, प्लाज्मा में घुला पड़ा था। अब इस थ्रोम्बिन की मदद से ये फिब्रिनोजिन इनसॉल्युबल बन जाएगा, घुलना नहीं है, इसे एक मैश बनाना है। जब ये फिब्रिन एक मैश बना लेगा, इट विल ट्रैप द oozing RBCs inside its fibers and thereby making a clot-like structure, and therefore this whole process is known as blood clotting. And यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं क्या कि ब्लड क्लॉटिंग में सिर्फ ब्लड प्लेटलेट्स का ही मेन रोल नहीं था, बल्कि ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स और ये सब प्रेजेंट थे, इन सब का भी मेन रोल था। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, नाउ अभी तक हमने जब शुरुआत करी थी इस टॉपिक की, मैंने आपको बताया था कि ये जो टिश्यू फ्लूइड्स, मतलब बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ ब्लड, जिसकी पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब जो बाकी 2 बचे हैं आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर द 10th स्टैंडर्ड लेवल, बट लेट मी एक्सप्लेन यू गाइज। द नेक्स्ट 2 क्या नाम है फ्लूइड जो हैं वो होंगे हमारे टिश्यू फ्लूइड, जो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल साइड में बना के दिखाया था तभी, और फिर होंगे हमारे लिम्फ फ्लूइड, या फिर मैं अभी आपको बताती हूँ क्या है टिश्यू फ्लूइड। मैंने आपको बताया था क्या होता है। मान लो ये मेरी फाइन कैपिलरीज है, बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं ब्लड की। मैंने आपको बताया था जब आर्टरीज और वेन्स एक जगह जाके जुड़ती हैं, अपने आप को नैरो कर लेती हैं और कैपिलरीज में बहती हैं। तो अब खून फिलहाल कैपिलरीज में बह रहा है, तो हाई प्रेशर की वजह से इन कैपिलरीज में अगर चौड़ा होता है तो प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन पतली हो गई हैं। अगर मैं पाइप के मुंह को छोटा कर देती हूँ तो प्रेशर ज़्यादा होता है। इस वजह से अब प्रेशर ज़्यादा है तो इसके अंदर जो खून बह रहा होगा वो बाहर आता है, ठीक है, खून का थोड़ा हिस्सा बाहर आ जाता है। ये रहा, मान लो, ठीक है। अब ये जो खून का हिस्सा मेरा बाहर आया है, ये 2 सेल्स के बीच में जाके बैठ जाएगा, ठीक है, बिटवीन 2 सेल्स या इंटर सेल कनेक्शन के बीच में जाके बैठ जाएगा। और इस फ्लूइड, और ये पूरा का पूरा साइड में पूरा नहला चुका है, इट हैव बाथ एवरी सेल और टिश्यू, ठीक है, दिस फ्लूइड, एंड देयर बाय इट इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब ये टिश्यू फ्लूइड बेसिकली क्या काम करेगा, अगर सेल को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, निकलवा लेगा, ठीक है। जनरल फंक्शन ये हुआ इसका। अब टिश्यू फ्लूइड के पास 2 रास्ते हैं, either to go back into the capillaries or they have another option कि वो एक दूसरे ही चैनल में चले जाएं या दूसरे ही वेसल में चले जाएं। तो वो जो दूसरा चैनल ऑफ वेसल होगा वो होगा लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक चैनल, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक चैनल, वेसल या चैनल, ठीक है, जिसमें अभी ये जो टिश्यू फ्लूइड था, ठीक है, वो या तो either can go into the capillaries bag or can go or join the another channel of vessel that is known as lymphatic vessel. तो lymphatic vessel एक वो अलग चैनल है जहाँ पे एक लिक्विड बहेगा, ठीक है। वो जो लिक्विड होता है ना, वो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा माइनस आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। यानी कि हम ये चीज़ समझ गए कि जो लिम्फ है, या फिर इसको बोलते हैं लिम्फ, इस पूरे को, मैं ये फॉर्मूला था मेरा, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बेसिकली लिम्फ क्या होता है। लिम्फ होता है ब्लड प्लाज्मा माइनस आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि ज़रूरी होते हैं क्लॉटिंग के लिए। वो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते, और कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, वो भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब जब ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ था तब तो ये टिश्यू फ्लूइड बोल रहे थे क्योंकि ये टिश्यूज के बीच में बह रहा था। अब जब ये इस चैनल में आ जाएगा तो इसे लिम्फेटिक फ्लूइड बोलेंगे, जिसका नाम है लिम्फ। और लिम्फ असल में होता क्या है, ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, WBC मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और जितना भी कुछ बची हुई चीज़ें थी, सॉल्ट वगैरह, वो सब प्रेजेंट होगा इसमें। तो लिम्फ में बेसिकली WBC प्रेजेंट होता है, एंड WBC का भी एक इम्पॉर्टेंट वाला, एक ग्रैनुलोसाइट वाला स्ट्रक्चर WBC का, वो था लिम्फोसाइट। तो लिम्फ वेसल्स में ज़्यादातर WBCs होते हैं, एंड WBC का भी कौन सा वाला टाइप, लिम्फोसाइट,
वो प्रेजेंट होता है। एंड यू ऑल नो कि उसका काम क्या था, यस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंटीजेंस। तो वो एंटीबॉडीज ईदर विल फॉर्म द एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाएगा, मैंने आपको बताया था ना। तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और ये जिन चैनल्स में बहता है उन्हें बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल, ये उन्हें बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, जिनमें लिम्फ बहता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो वेसल्स हैं ये बीच बीच में कई जगहों से स्वेल्ड अप होती हैं ऐसे, जिन्हें लिम्फ नोड बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। देखिए बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में कोई भी आपको इतने तरीके से आपको ये लिम्फेटिक फ्लूइड वगैरह के बारे में नहीं बताता, बिकॉज जनरली नहीं पूछा जाता। बट एज आई टोल्ड यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस स्टडी मटेरियल विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ, कि ये सब ज़रूरी है टू जस्ट मेक श्योर एंड अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ 11th स्टैंडर्ड, जो कि आपको जब एकदम से आएगा तो आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा। तो देयरफॉर आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस राइट नाउ। तो मैं बता रही थी लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में क्या होगा, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स जाके बैठे होंगे, ठीक है, लिम्फ नोड्स। और अगर बह रहा है फ्लूइड तो बह रहा है नॉर्मल तरीके से, जब जैसे ब्लड बहता है, और कहीं कहीं जाके ये स्टोर हो जाते हैं, और जहाँ ये स्टोर हो जाते हैं उन्हें लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ज़्यादातर लिम्फ नोड्स कहाँ पाई जाती है, नेक रीजन में, आर्मपिट रीजन में पाई जाती हैं, ब्रेन में पाई जाती हैं ये लिम्फ नोड्स ज़्यादातर, ठीक है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि इसका क्या फंडा है। इसका मैंने फंक्शन आपको बता दिया, मैंने इसका फंक्शन बता दिया। एंड हेयर वी आर डन विद द फ्लूइड, वो बॉडी फ्लूइड्स जो हमारे में बहते हैं 3 टाइप के, ब्लड, टिश्यू फ्लूइड एंड दिस लिम्फेटिक फ्लूइड। आई हैव डन विद दिस। नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज यस हार्ट, जो कि अब आपके ब्लड को, जो पहला फ्लूइड था उसको सर्कुलेट करवाएगा। एंड कैसे सर्कुलेट होता है, या किस आर्टरी से, या क्या वेन, क्या किस तरीके से चीज़ें को यूज़ करता है ये पूरा सिस्टम, तो मैं आपको वो बताती हूँ। वैसे बिफोर गोइंग टू और मेकिंग द डायग्राम फॉर यू फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, कि एक सिस्टम तब जाके सिस्टम कहलाता है when it does not work alone but in a proper team, ठीक है, जब इसके साथ 2 या 3-4 ऑर्गन मिलके एक काम कर रहे होंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो 3-4 ऑर्गन, ये 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी में एक काम कर रही होंगी। वो काम क्या होगा इस समय, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो लेट मी draw a diagram for you for the circulatory system and you will be getting it more easily.